Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. हाय एवरीवन। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ऑन टेम्परेचर, और हमने वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें बात की थी। छोटी छोटी बात हमने बात की थी उसमें कि डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे होता है, कंडक्टर में कैसे होता है, सेमी कंडक्टर में कैसे होता है ना। तो वहाँ पे मैंने अल्फा डिफाइन किया था जिसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेम्परेचर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। वहाँ हमने अल्फा डिफाइन किया था। अल्फा जिसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ध्यान दें कि इसे कभी कभी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी कहा दिया जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अगर बोला जाता है ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर अगर लेंथ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, अगर लेंथ पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है, हमारे सिलेबस में टेम्परेचर बढ़ाने पर लेंथ में चेंज हम कंसीडर नहीं करते हैं, एरिया में चेंज का कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो अल्फा हमारा जो आया हुआ है, जो आर बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी आया था, उस वाले फॉर्मूले में ये अल्फा हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी है और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी भी है। इस फॉर्मूले को जब मैं कन्वर्ट करूंगा रो में तब समझ में आएगा। खैर अभी देखें अल्फा क्या है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ बेसिकली रेजिस्टेंस है, और हमने बताया था कि इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इट कैन बी नेगेटिव, ये नेगेटिव भी हो सकता है, एंड इट कैन बी जीरो ऑल्सो, ये जीरो भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव किसके लिए होगा? पॉजिटिव हमारे मेटल के लिए होगा, कंडक्टर के लिए होगा। अगर कोई हमारा कंडक्टर है, अगर कोई हमारा कंडक्टर मटेरियल है, कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कंडक्टर के लिए हमेशा क्या होगा? अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। अल्फा नेगेटिव किसका होगा? अल्फा नेगेटिव हमने बात किया था सेमी कंडक्टर, अल्फा हमारा सेमी कंडक्टर का नेगेटिव होगा। एंड साथ ही साथ हमने बात किया था इंसुलेटर के लिए भी, इंसुलेटर का भी अल्फा क्या होता है? नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा अल्फा नेगेटिव होगा सेमीकंडक्टर के लिए, अल्फा नेगेटिव होगा इंसुलेटर के लिए, इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव होता है। इसके लिए मैं पिछले लेक्चर में समझाया था कैसे नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है। खैर जीरो की बात करते हैं। जीरो का क्या मतलब हुआ? अल्फा अगर जीरो है तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। मतलब अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है तो उसका अल्फा में हमारा क्या होगा? जीरो होगा। बस ये तीन चीजें आप याद रखिए। आज सवाल ही करेंगे, इस पर सवाल करेंगे, उसके बाद सर्किट एनालिसिस पे मूव कर जाएंगे। तो ध्यान दें, वहां मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, वो फॉर्मूला हमारा क्या था? वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसे स्टार्ट मार दे रहा हूं मैं। वो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू आपका कितना? आर नॉट इंटू वन प्लस अल्फा इंटू में टी, है ना। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कि आर बराबर आर नॉट वन प्लस अल्फा इंटू टी। जहां पे आपको दिख रहा होगा अल्फा क्या है? अल्फा यही है जो मैंने लिखा है। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट। और अगर हम बात करें टी क्या है, तो टी आपका क्या है? टेम्परेचर है, टेम्परेचर। लेकिन एक बात ध्यान रखें, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर होगा। कभी कभी आपको केल्विन दे देगा आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, लेकिन आप हमेशा किस में काम करेंगे? हमेशा डिग्री सेंटीग्रेड में ही काम करेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला हमेशा किसके लिए बनाया गया है? ये फॉर्मूला हमारा डिग्री सेंटीग्रेड के लिए बनाया गया है। तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए केल्विन से किसमें? केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब अगर मैं मान लेता हूं कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, तो स्मॉल टी प्लस 273 डिग्री, स्मॉल टी प्लस 273। मतलब अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर पता है तो यहाँ पे रख दीजिए और 273 का ऐड कर दीजिए तो केल्विन में बदल जाता है। मतलब आपको अगर केल्विन दिया है तो डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने आना चाहिए, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो केल्विन में बदलने आना चाहिए। मतलब ये रिलेशन है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्जन का।
तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो 273 का बस सिंपली ऐड करना होगा तो आपका केल्विन बदल जाएगा। और अगर केल्विन दिया है तो यहाँ पे केल्विन वाला टेम्परेचर रखेंगे और उसके बाद 273 इधर लाकर माइनस कर देंगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। ये बात है। और ध्यान दें, मैंने इस पे बहुत प्रेशर दिया था कि आर नॉट क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो टेम्परेचर होता है उस मटेरियल का, उसको हम क्या बोलते हैं, आर नॉट बोलते हैं। और उसको हम अगर आर नॉट बोलते हैं तो ये हमारा क्या है, फिक्स है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या है, फिक्स है, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज क्या होगा, सिर्फ ये आर, मतलब यही आर है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी। जो टेम्परेचर आप यहाँ रखेंगे, जो टेम्परेचर यहाँ है उस टेम्परेचर पे वो रेजिस्टेंस आर है। इस तरीके से बदलता है। अब हम करते हैं कुछ सवाल और देखते हैं कैसे इसके सवाल बनते हैं। तो ये पिछली बातें हो गई जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, यहां तक मैंने छोड़ा हुआ था लेक्चर नंबर 5 में, है ना भाई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 6 में, मतलब ये हमारा लेक्चर नंबर 6 ही है और इसमें करेंगे हम सवाल। देखिए छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला में चलो अच्छा मिटा देता हूं। ध्यान दें, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इफ resistance of temperature at 50 degree centigrade, if resistance of material at 50 degree Celsius is R बराबर 2 ohm and at 100 degree Celsius is R बराबर 3 ohm, तो बताना है इसका R नॉट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर रेजिस्टेंस क्या होगा। अगर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर रेजिस्टेंस आपका 3 ओम हो जाता है तो बताना आपको ये है कि आर नॉट की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल क्या करना है आपको सिंपली उस फॉर्मूले को यूज करना है जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था। तो ध्यान दें, आर बराबर क्या लिखेंगे सॉल्यूशन वाले पार्ट में, आर बराबर आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में टी। एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूला, ये सॉल्यूशन का पार्ट है। तो ध्यान दें, आर नॉट को आप कभी चेंज नहीं करेंगे, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, ये स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, तो इसको आप कभी नहीं छुएंगे। तो ध्यान दीजिए 50 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस कितना हो जाता है 2 ओम, तो क्या रखेंगे यहाँ पर 2 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में कितना 50 डिग्री सेल्सियस, तो 50 हो गया। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 ओम हो जाता है तो यहाँ रखेंगे 3 एंड दिस इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस 100 इंटू अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले अल्फा निकाल लेते हैं, दोनों को डिवाइड मार दीजिए तो अल्फा आ जाएगा। डिवाइड मारने पर आपके पास वैल्यू क्या आ गई 2/3 और इसके पास 1 प्लस 50 अल्फा एंड 1 प्लस 100 अल्फा। ध्यान दीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस 200 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 15 150 अल्फा। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली है 200 अल्फा माइनस 150 अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 अल्फा। 50 अल्फा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पर अगर हम अल्फा की वैल्यू निकालें तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाने वाली 1/50 पर डिग्री सेंटीग्रेड, इसका यूनिट है। तो अल्फा आपके पास आ गया। जिस दिन अब अल्फा आपके पास आ जाएगा तो अल्फा की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में उठा के रख दीजिए, आर नॉट की वैल्यू आ गई। तो देख लेते हैं, इसमें रख देते हैं 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है 150 और इंटू में कितना, ये आपका कितना है 50 है, तो ये 50 हो गया। 50 और 50 चला गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, मतलब आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। दिख रहा है आपको आर नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओम। मतलब इस सवाल में मैंने क्या किया, इस सवाल में मैंने अल्फा भी निकाला और इस सवाल में मैंने आर नॉट की वैल्यू भी निकाली। तो आर नॉट की वैल्यू 1 ओम आ गया और अल्फा की वैल्यू 1/50 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ऐसे बोल सकता है कि 300 केल्विन पर, केल्विन वाला हम ले लेते हैं। 300 केल्विन पर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 300 केल्विन पर, T बराबर 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम।
तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा इन केल्विन, कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा अगर आपका अल्फा दे रखा है उस मटेरियल का पॉइंट में 0.00125। लगाने की कोशिश करिए कि 300 केल्विन पर अगर रेजिस्टेंस आपका 1 ओम है तो बताइए कितने टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस आपका 2 ओम हो जाएगा अगर अल्फा आपको गिवन है, अल्फा कितना दे रखा है पॉइंट में 0.0125। ठीक है, इसको लगाइए। देखो ना, आपको कितना दे रखा है 300 केल्विन पे रेजिस्टेंस 1 ओम और कितने टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, लगा लेते हैं। अल्फा की वैल्यू 0.00125 आपको दे रखी है। तो ध्यान दें कि सबसे पहले आप क्या बदलेंगे, इसको बदल देंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। इसको सबसे पहले बदलेंगे डिग्री सेंटीग्रेड में। डिग्री सेंटीग्रेड में बदलेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 डिग्री सेंटीग्रेड। करके देखिए 273 माइनस करेंगे ना, 273 माइनस टी बराबर कितना लिखेंगे स्मॉल टी प्लस 273, तो उसमें से 273 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमें टेम्परेचर निकालना है जब रेजिस्टेंस कितना हो जाए 2। सिंपली फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, सॉल्यूशन वाले पार्ट में चल रहा हूं मैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि फाइनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू आर नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। सीधा सीधा इसकी वैल्यू रखें, कितना जाएगा 1 इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 प्लस 27 अल्फा, 27 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद 2 ओम इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस, ये टेम्परेचर में नहीं पता तो इसको मैं अल्फा इंटू टी लिख दे रहा हूं। ध्यान दीजिए कि अल्फा की वैल्यू आप पहले नहीं रखेंगे क्योंकि अल्फा की वैल्यू देखिए पॉइंट में कितनी बार जीरो लगा हुआ है 0.00125, अगर रख देंगे तो गंदा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू लास्ट में रखने की कोशिश करें हमेशा। ऐसे सवाल में हमेशा अल्फा की वैल्यू लास्ट में रखें क्योंकि सिंप्लीफाई होकर बहुत आसान रिजल्ट आ जाता है। तो यहां पर अगर ध्यान दें आप क्या कर देते हैं, इसको डिवाइड मार देते हैं। चलो तो डिवाइड मार दिया, 1/2 आर नॉट कट गया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/27 अल्फा अपॉन में 1 प्लस अल्फा इंटू टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर आपके पास मिला 1 प्लस अल्फा टी एंड दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 54 अल्फा। ये उधर जाके माइनस हो गया, ये अल्फा इधर अल्फा कॉमन हो गया, अल्फा कॉमन हो गया, आपके पास बचा टी माइनस 54 एंड दिस इज इक्वल टू बचा 1 और टी माइनस 54 इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा। सॉल्व करिए इसको, t इज इक्वल टू 1 बाई अल्फा प्लस 54। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 0.00125 प्लस में 54। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है। ध्यान दीजिए 1 बाई अल्फा अगर लिखा है तो 1 बाई ये अल्फा जो लिखा हुआ है पॉइंट में 0.0125, ये जो आपके पास लिखा हुआ है 0.00125, इसको जब सॉल्व करेंगे सीधा सीधा 800 आएगा। डेटा ही ऐसा लिया गया, डेटा ही ऐसा लिया गया है कि सीधा सीधा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 800। तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास कितनी 800, तो टी बराबर कितना आ गया 800 प्लस में कितना 54, और इसको जब सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 854। किसमें, मेक श्योर डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में मत लिखिएगा। क्यों, क्योंकि हम डील किस में कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ही हमारा डिग्री सेंटीग्रेड वाला है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा, इसीलिए मैंने पहले डिग्री सेंटीग्रेड में बदल दिया था। लेकिन क्वेश्चन में ये आपसे कह रहा है कि केल्विन में टेम्परेचर बताओ, डिग्री सेंटीग्रेड में तो पूछ नहीं रहा, और अगर डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं पूछ रहा तो दोबारा इसको क्या कर दे, टेम्परेचर तो आ गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको केल्विन में बदल दीजिए। तो केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे आप, कैपिटल टी इन केल्विन इज इक्वल टू टी इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273।
ध्यान दीजिए इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास 854 प्लस में 273। सॉल्व करिए तो इसकी वैल्यू आ गई 437 हो गया, 12 हो गया, 1127 केल्विन। इतने केल्विन टेम्परेचर, मतलब इतने केल्विन टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 2 ओम हो जाने वाला है। नोट करिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कभी कभी सवाल में क्या देता है ना, मान लो हमारे पास 2 वायर हैं और दोनों वायर का अल्फा और रेजिस्टेंस इनिशियल रेजिस्टेंस दे रखा है आपको। वी हैव 2 वायर्स जिसमें फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R1 और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा 1 दे रखा है। दूसरा वायर है, दूसरे वायर का भी रेजिस्टेंस आपको दे रखा है R2 और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इसका अल्फा 2 दे रखा है। तो कहा यह जा रहा है कि बारी बारी से इनको एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में कनेक्ट करना है। तो जब इसको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो अल्फा इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जैसे आप आर इक्विवेलेंट निकालते थे वैसे अल्फा इक्विवेलेंट यहाँ पूछ रहा है। इफेक्टिव अल्फा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? इफेक्टिव अल्फा। तो चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सीरीज में से कंबाइन करते हैं, उसके बाद फिर पैरेलल में कंबाइन करेंगे। तो क्वेश्चन ये कहता है इफ, मैं लिख देता हूं पूरा सवाल, इफ टू वायर्स connected in series then find equivalent, मतलब दोनों का साथ में मिलाकर equivalent temperature coefficient of resistance, ये पूछा हुआ है। अच्छा ठीक है, आओ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा है एक है रेजिस्टेंस आपके पास R1, दूसरा रेजिस्टेंस है आपके पास R2, है ना। थोड़ा बहुत तो सीरीज पैरेलल जानते ही होंगे, है ना, इसलिए मैंने अभी सीरीज पैरेलल तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो सीरीज पैरेलल जानते ही होंगे। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है। जब इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं सीरीज में तो हम इसका क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या मतलब है कि अगर इन दोनों के जगह पर अगर हम एक रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इन दोनों को हटाकर मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं जो उतना ही करंट बैटरी से ड्रॉ करे, उतना ही वोल्टेज खाए जितना ये दोनों मिलकर एक साथ खाते हैं, उतना ही पावर प्रोड्यूस करे जितना ये दोनों मिलकर एक साथ प्रोड्यूस करते हैं, तो दैट रेजिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज, दैट सिंगल रेजिस्टेंस इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। समझ रहे बात को? क्लास 10th में भी ऐसा ही पढ़ा होगा आपने कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब कि दोनों का मिलाकर साथ में कितना हुआ, दोनों का मिलाकर साथ में कितना हुआ। अगर इसका अल्फा 1 है इस वाले वायर का और इसका अल्फा 2 है, तो इसका मतलब साथ में मिलाकर दोनों का कंबाइंड मिलाकर अल्फा कितना होगा वो पूछ रहा है आपसे। फाइंड इक्विवेलेंट अल्फा व्हेन टू वायर्स कनेक्टेड इन सीरीज। तो ध्यान दें यहां पे मैंने आर इक्विवेलेंट लिख दिया और इसका मैंने मान लिया अल्फा इक्विवेलेंट है। तो देखिए ना, आर इक्विवेलेंट अगर मैं निकालूं, आर सीरीज निकालता हूं। चलो आर सीरीज में अगर निकालता हूं, सीरीज में रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। इसको RS लिख दिए, इक्विवेलेंट की जगह पे RS, और अल्फा इक्विवेलेंट की जगह पे अल्फा S। इक्विवेलेंट है मतलब उसका मतलब वही है, मैंने सीरीज में कनेक्ट किया तो इसलिए S लिख दिया। तो RS बराबर R1 प्लस R2, इक्वेशन नंबर 1। सबसे पहली बात ध्यान दो, इसको डिफरेंशिएट कर दो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, R1 और अल्फा 1 दिया, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना भाई।
टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसलिए तो अल्फा दिया है। अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस ना बढ़ता तो अल्फा थोड़ी देता, तो अल्फा 0 होता उसका। अगर ये R1 दिया है इसका रेजिस्टेंस और ये अल्फा 1 दिया है, तो इसका मतलब ये टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है ना, मतलब चेंज होता है, मतलब अल्फा देने का मतलब रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए इस इक्वेशन को। डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर हम बार बार डिग्री सेंटीग्रेड वाला क्या मान रहे हैं, स्मॉल टी। तो ध्यान दीजिए, इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी आर एस अपॉन में डी टी, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, डी आर वन अपॉन डी टी प्लस कितना, डी आर टू अपॉन डी टी। और हमें डी आर बाई डी टी की वैल्यू पता है, क्या होता है डी आर बाई डी टी की वैल्यू। अगर मैं यहां लिखूं डी आर बाई डी टी की वैल्यू, तो हमने पढ़ा है कि डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, पढ़ा है ना, अल्फा इंटू आर। तो बहुत अच्छे से अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा एस आर एस, एंड दिस इज इक्वल टू अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2। आर एफ नीचे चला जाएगा तो अल्फा यस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, अल्फा यस की वैल्यू आपके पास आ गई R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस में कितना आ गया, R2। दिस इज द इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जाता है तो जब दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, तो अल्फा एस आपका कितना आ जाएगा, R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन में कितना, R1 प्लस R2, दैट्स इट। R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। अच्छा, ये आ गया। लेकिन अब देखो ना, क्वेश्चन कुछ भी बना सकता है। क्वेश्चन ये कह सकता है अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम होता तो क्या होता, इफ टू इक्वल रेजिस्टेंस having temperature coefficient of resistance alpha 1 and alpha 2 are connected in series, then what is the equivalent temperature coefficient of resistance। तो equivalent temperature coefficient of resistance क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है। अगर आपसे बोला है कि दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब R1 बराबर R2 है, और अगर आपका R1 बराबर R2 है तो R1 के जगह पे क्या रख देंगे, R2 रख देंगे, या फिर R1 बराबर R2 बराबर R, सिंपल R मान लीजिए दोनों का रेजिस्टेंस। तो यहाँ भी R, यहाँ भी R, नीचे भी R हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R अल्फा 1 प्लस R अल्फा 2 अपॉन में R प्लस R मतलब 2R। तो देखिए ना, R ऊपर से कॉमन करके काटेंगे तो कितना बचेगा, नीचे 2 बचेगा। तो मैं यहां सीधा सीधा लिख दे रहा हूं, इफ यहां पर इसी सवाल में, सीरीज वाले सवाल में ही, कि इफ R1 बराबर R2 बराबर R, देन अल्फा सीरीज आपके पास आ जाएगा कितना, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाय 2, ये बन जाएगा। ठीक है, ये सवाल तो हो गया। अब हम पैरेलल वाला करते हैं आगे। अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, अब मैं सवाल नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइए, इसको लिख लीजिएगा कि अगर ये पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है दो रेजिस्टेंस को, जिसका टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दे रखा है कितना, अल्फा 1 एंड अल्फा 2, तो बताना ये है कि इनका इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं पैरेलल में है, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, दोनों पैरेलल में है, ये R1 और अल्फा 1 दे रखा है और ये R2 अल्फा 2 दे रखा है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं मान ले रहा हूं RP और अल्फा P, है ना, RP और अल्फा P। देखो ना कि यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 1 अपॉन में RP आएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2, इक्वेशन नंबर 1।
आज भी वैसे ही करेंगे, डिफरेंशिएट आज भी करेंगे, आज भी डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पर टफ हो जाएगा क्योंकि 1/r है ना, 1/r है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यहाँ पर टफ हो जाएगा। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। 1/r का डिफरेंशिएशन अगर मैं सिखाने की कोशिश करूं तो ध्यान दीजिए कि अगर मैं बोलूं डी डी एक्स ऑफ सीधा सीधा 1/x के डिफरेंशिएशन की बात करूं तो आता है माइनस में 1/x², माइनस में 1/x²। अगर x का 1/x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1/x²। तो उसी तरीके से इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी भी वैल्यू आपके पास आएगी। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, आप एक बार डिफरेंशिएट करके करिएगा टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा, माइनस में 1/r², माइनस में 1/r² इंटू में dr/dt आएगा, है ना, इंटू में dr/dt आएगा। क्यों इंटू में dr/dt, क्योंकि अगर x को x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस 1/x² आएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं 1/x को मैं किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करता हूं, मान लेते हैं सपोज dt, है ना, तो ये इसकी वैल्यू तो माइनस में 1/x² ही आएगी, लेकिन साथ में dx/dt एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, इंटू कर देंगे तो इंटू करके dx/dt एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा। खैर उससे परेशान नहीं होना है, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता रहा हूं। देखो ना, पहले वाले में आया था r1α1 प्लस r2α2, शब्दों पर ध्यान देना, r1α1 प्लस r2α2 अगर सीरीज में है तो मतलब r और अल्फा एक साथ था, r1α1, लेकिन यहां क्या होगा, यहां आपका अल्फा पैरेलल आ जाएगा, यहां आपका अल्फा पैरेलल आएगा, अल्फा पैरेलल इज इक्वल टू r1α2 प्लस r2α1 अपॉन r1 प्लस r2, ये रिजल्ट आएगा। तो पैरेलल के लिए क्या हुआ, पैरेलल के लिए 1 के साथ 2 हो गया और 2 के साथ 1 हो गया, मतलब r1α2 प्लस r2α1 अपॉन r1 प्लस r2। लेकिन अगर सीरीज में रहेगा तो सीरीज के लिए अल्फा यस इज इक्वल टू r1α1 मतलब 1 के साथ 1 रहेगा और r2α2 अपॉन में कितना, r1 प्लस में कितना, r2। फॉर्मूला ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ही रखिए याद कि किस तरीके से मैंने बताया आपको। 1 के साथ 1, 2 के साथ 2, किसमें, सीरीज में, 1 के साथ 2 और 2 के साथ 1 किसमें, पैरेलल में। तो ध्यान दो, इसके लिए भी हम फाइंड कर लेते हैं, इसके लिए भी फाइंड कर लेते हैं क्या, कि अगर r1 बराबर r2 बराबर r हो गया तो इफ r1 बराबर R2 बराबर R, मतलब दोनों रेजिस्टेंस सेम है, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया, दोनों का अल्फा अलग है, तो उनका अल्फा पी कितना आएगा, मतलब जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना आने वाला है। तो ध्यान दीजिए यहां पर आर 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 कट जाएगा, यहां भी कितना आने वाला है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2/2। तो क्या सीखें, सीखना यह है आपको कि अगर दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, अगर दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग है और टेम्परेचर कोफिशिएंट आपका दोनों का अलग अलग है, तो हमेशा अल्फा पी और अल्फा एस दोनों अलग अलग आएगा। अल्फा पी और अल्फा एस दोनों क्या आएगा, अलग अलग आएगा। लेकिन अगर दोनों का रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों का अल्फा पी और दोनों का अल्फा एस सेम आ रहा है। देखिए दोनों का अल्फा पी और दोनों का अल्फा एस सेम आ रहा है, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, एक सवाल और लेते हैं इस पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है और उसे कई तरीके से पूछा जाता है। आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि two materials having resistance R1 and R2 and alpha 1 and alpha 2 मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो मटेरियल हमारे पास, दो वायर्स हैं, एक वायर है R1 अल्फा 1, एक वायर है R2 अल्फा 2, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 1, फाइंड द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर रेजिस्टेंस। लिख देता हूं मैं क्वेश्चन सॉल्यूशन में, सॉरी क्वेश्चन है ये, फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ R1 अपॉन R2 so that equivalent resistance in series does not depend on temperature, does not depend on temperature, does not depend on temperature। मतलब R1 अपॉन R2 के वैल्यू इनके रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए ताकि जो हमारा कॉम्बिनेशन बने वो टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ तब भी कोई फर्क ना पड़े, टेम्परेचर घटाओ तब भी कोई फर्क ना पड़े, किस पर? उनके इक्विवेलेंट पर। मतलब एक ऐसा वायर बनाओ जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। हमें ऐसा ही चाहिए। हमें कौन सा फायदा है भाई टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ने का, या फिर हमें कौन सा फायदा है टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घटने का? हमें तो हम जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो हमारा टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, तो हमें ऐसा वायर चाहिए, क्योंकि हम तो अब जान चुके हैं कि टेम्परेचर कंडक्टर का भी बदलता है, सेमीकंडक्टर का भी बदलता है। तो हमें ऐसा वायर चाहिए, ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट चाहिए जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। तो सवाल वही है कि दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ऐसा क्या होना चाहिए, दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होना चाहिए ताकि उनका इक्विवेलेंट टेम्परेचर पर डिपेंड ना करे। तो ध्यान दीजिए, मैं सीधा फॉर्मूला लगाता हूं और वो फॉर्मूला मैं जानता हूं अगर इनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में, इफ बोथ वायर्स कनेक्टेड इन सीरीज, अगर दोनों वायर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया देन अल्फा सीरीज आपका कितना होगा? अल्फा सीरीज आपका होगा R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कह रहा है कि कॉम्बिनेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हारा कॉम्बिनेशन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना है तो इसका मतलब अल्फा यस क्या होना चाहिए? अल्फा यस शुड बी इज इक्वल टू 0। शुरुआत में यही बोला था मैं कि अगर जिस भी मटेरियल का अल्फा 0 होगा उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। देखो अल्फा एस बराबर 0, अल्फा एस बराबर 0 हो गया, इसका मतलब R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 अपॉन R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 शुड बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा 2 अपॉन में अल्फा 1। R1 अपॉन R2 मतलब उनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो जो होगा वो माइनस में अल्फा 2 अपॉन में अल्फा 1 होगा। मतलब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू माइनस में अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1 क्यों हुआ उनका रेशियो। आपसे ये भी पूछ सकता था कि इन चारों में क्या रिलेशन होगा ताकि इस कॉम्बिनेशन का सीरीज का कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पर डिपेंड न करे। तो वो रिलेशन ये आपके पास है, वो रिलेशन आपके पास ये है R1 अल्फा 1 प्लस R2 अल्फा 2 बराबर 0। दिस इज द जनरल रिलेशन, ये आपका जनरल रिलेशन है। तो ध्यान दीजिए ये आपका जनरल रिलेशन है, दिस इज द जनरल रिलेशन, याद रखिएगा। तो देखो ना, क्या R1 अपॉन R2 का वैल्यू कभी भी निगेटिव आ सकता है? सवाल बना रहा हूं मैं। अब अगला सवाल देखो, क्या R1 और R2 का रेशियो कभी भी निगेटिव हो सकता है? नहीं, यहां निगेटिव तो आ रहा है, इसका मतलब पक्का है अल्फा और अल्फा 2 में से कोई ना कोई एक निगेटिव हो रहा होगा, क्योंकि R1 रेजिस्टेंसेस का रेशियो तो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, रेजिस्टेंसेस का रेशियो हमेशा पॉजिटिव ही आना है, लेकिन यहां माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब पक्का है कि दोनों में से एक पॉजिटिव साइन का होगा और एक नेगेटिव साइन का होगा। समझ पा रहे बात को? R1 अपॉन R2 हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, और इधर कितना लिखा हुआ माइनस में अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। बताओ पॉजिटिव बनाने के लिए लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव है ना, ये पूरा का पूरा टर्म तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव ही होना चाहिए, रेजिस्टेंस का रेशियो ही है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए।
तो राइट साइड वाला भी टर्म तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो राइट साइड वाला टर्म पॉजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा, या तो α2 निगेटिव हो जाए या तो α1 निगेटिव हो जाए। क्या दोनों निगेटिव हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों निगेटिव हो जाएगा तो निगेटिव निगेटिव कट जाएगा, सिर्फ माइनस बचेगा, तब भी माइनस बचा, और माइनस तो होना नहीं चाहिए। राइट साइड वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। क्या दोनों पॉजिटिव होना चाहिए? तब भी नहीं। दोनों पॉजिटिव होगा तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, माइनस तब भी बच जाएगा। हमेशा मेक श्योर अल्फा और α2 मतलब दोनों वायर में से एक का अल्फा पॉजिटिव एक का अल्फा निगेटिव होना चाहिए। एक का अल्फा पॉजिटिव एक का अल्फा क्या होना चाहिए? निगेटिव। मतलब इन दोनों में से किसी न किसी एक का अल्फा निगेटिव होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई भी वायर ऐसा बनाते हो जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, अगर तुम कोई भी वायर बनाते हो जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, तो एक वायर तुम्हारा कैसा होना चाहिए? कंडक्टर। और एक वायर तुम्हारा कैसा होना चाहिए? इंसुलेटर होना चाहिए, क्योंकि दोनों में से एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। तो एक तुम्हारा कंडक्टर और एक तुम्हारा क्या होना चाहिए? कंडक्टर और सेमीकंडक्टर होना चाहिए। अगर एक कंडक्टर है और एक सेमीकंडक्टर है तो दोनों को सीरीज में कंबाइन कर दोगे इस तरीके से कि उनका रेशियो जो है उनके टेम्परेचर कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाए, है ना। तो हमेशा क्या होगा? हमेशा उनका टेम्परेचर कभी भी हमेशा उनका रेजिस्टेंस कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो दूसरा सवाल ऐसे कर सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और ऑप्शन रहेगा बोथ शुड बी कंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, बोथ शुड बी सेमीकंडक्टर कनेक्टेड इन सीरीज, वन is conductor and another one is semiconductor connected in series and none of these। तो कौन सा मारेंगे? तीसरा वाला, कि एक कंडक्टर होना चाहिए और एक सेमीकंडक्टर होना चाहिए, तो उनको अगर हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो पॉसिबिलिटी है कि उनका रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट रहे। समझ रहे हैं बात को? तो ये सवाल ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो हमारे रेजिस्टेंस का सवाल हो गया कि किस तरीके से होते हैं। अब गलती नहीं होनी चाहिए कभी भी कि R बराबर R0 इंटू 1 प्लस अल्फा टी में टी क्या होता है, अल्फा क्या होता है, ये क्या होता है। आइए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी निकाल के देखते हैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें, रेजिस्टिविटी की नहीं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को, अगर हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो मान लेते हैं कोई कंडक्टर हमारा इस तरीके से है, दिस इज योर कंडक्टर, है ना, जिसका लेंथ मान लेते हैं अल्फा है, सॉरी एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं ए है ना, और इसका रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं आर है। तो इसका रेजिस्टेंस किसी भी टेम्परेचर टी पे कितना होगा? अगर ये कंडक्टर है तो R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू में टी। क्या मैं आर को लिख सकता हूं रो इंटू एल बाई ए? ऑब्वियसली लिख सकते हैं, रो इंटू एल बाई ए। और R0 को क्या लिख सकता हूं? रो नॉट एल अपॉन में ए इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में टी। ध्यान दीजिए एल बाई ए कट गया तो रो बराबर कितना आ गया? रो बराबर आपके पास आ गया रो नॉट इंटू में 1 प्लस अल्फा इंटू में टी। मतलब ये फॉर्मूला हमारे रेजिस्टिविटी के लिए भी एप्लीकेबल है, क्योंकि हम जानते हैं ना भाई, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। देखो ना, मैंने यहां क्या माना है, असलियत में तो ऐसा होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पे लेंथ और एरिया मतलब डायमेंशंस चेंज होती हैं, लेकिन हमने यहां माना ये है कि टेम्परेचर चेंज करने पर सिर्फ इसकी रेजिस्टिविटी ही चेंज हो रही है, मतलब रेजिस्टेंस ही चेंज हो रहा है, इसका लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसके लेंथ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एल बाई ए पहले भी था किसी टी टेम्परेचर पे, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी एल बाई ए था, दोनों एल बाई ए कट गया, रो की वैल्यू कितनी? रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो ध्यान दो, यहाँ पे जब जो अल्फा आया है, इस अल्फा को हम क्या बोले? क्योंकि इस फॉर्मूले में तो हमें दिख रहा है कि रेजिस्टिविटी है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे दिस अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो अगर रो का फॉर्मूला यूज करते हैं तो रो के फॉर्मूले में अल्फा जो आता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है, और अगर आर का फॉर्मूला यूज करते हैं तो आर के फॉर्मूले में जो अल्फा आता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है, लेकिन इफ वी कंसीडर
the dimension of the conductor does not change with temperature. If dimensions of conductor do not change with temperature, then temperature coefficient of resistance and temperature coefficient of resistivity is equal to each other. आपके लेवल में लेंथ चेंज नहीं होता है। क्यों नहीं चेंज होता? उसका कारण बहुत अच्छा खासा कारण है कि जो अल्फा ये वाला होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ये 10⁻³ के ऑर्डर में होता है। लेकिन जो अल्फा होता है ये, इसका अल्फा और कम होता है। लेंथ के चेंज होने वाला अल्फा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मतलब जिस फैक्टर से लंबाई चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है रादर देन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। सिंपल वर्ड में क्या बोला? मतलब मान लो कि रेजिस्टेंस तुम्हारा चेंज हुआ, टेम्परेचर तुमने चेंज किया, 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। सपोज अगर 0 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चेंज किया तो रेजिस्टेंस में अच्छा खासा चेंज आ जाएगा, लेकिन लंबाई में 0.0000001 सेंटीमीटर का चेंज आएगा। मतलब 0.0001 सेंटीमीटर का चेंज आएगा, मतलब 0.01 मिलीमीटर, ऐसे समझ लो। मतलब बहुत कम चेंज आया ना लंबाई में, एरिया में बहुत कम चेंज आया ना। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस में ही चेंज आ रहा है, रेजिस्टेंस में ही चेंज आ रहा है अच्छा खासा। तो उसी को हम देखेंगे। लंबाई में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो हम लंबाई में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा तो उसको हम लंबाई को उतना ही मानते हैं, एल ही है, एरिया ए ही है। वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, समझ रहे बात को? इसलिए इसका उसकी लंबाई हम क्या लेते हैं? कांस्टेंट, अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना। हालांकि लंबाई भी चेंज हो सकता है, कई सवालों में ऐसे भी दे सकता है कि लंबाई भी चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व किया जाएगा, लेकिन हमारे वो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, चलो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्राफ आप देख लेते हैं, एनसीईआरटी में कुछ ग्राफ आप दिया है भाई। चलो इरेज किया जाता है, कुछ ग्राफ देख लेते हैं इसके। चलो सबसे पहला ग्राफ हम बनाते हैं रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ। रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में जो रिलेशन है उसी से हम ग्राफ बनाते हैं इसका। कैसे बनाएंगे आओ देखते हैं। फॉर्मूला पहले देखते हैं। पहले वाई एक्सिस खींच लेते हैं और एक्स एक्सिस खींच लेते हैं। इधर बनाते हैं वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, मतलब रेजिस्टेंस एक्सिस, और ये हमारा टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। देखो ना, ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला क्या बना हमारा? फॉर्मूला बना R बराबर R0 1 प्लस, खोल देते हैं या एक बार लिख ही देता हूं मैं, R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू टी। देखो ना, तो R बराबर कितना आ गया? R0 प्लस R0 अल्फा इंटू में टी। क्या बना? ये स्ट्रेट लाइन बना, क्योंकि रेजिस्टेंस वाई एक्सिस की तरफ है और टेम्परेचर एक्स एक्सिस की तरफ है। तो ये क्या है? ये हमारा y है इज इक्वल टू, और ये हमारा क्या है? x है। इसमें m का मल्टीप्लाई करो, इसमें c का मल्टीप्लाई करो, y बराबर mx वाला ग्राफ बन रहा है। y बराबर mx प्लस c मतलब स्ट्रेट लाइन, है ना। जब भी वेरिएबल के पावर 1 होता है तो क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनता है। तो मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, जिसमें ये जो आपको दिख रहा है ये t का मल्टीप्लीकेशन मतलब x का मल्टीप्लीकेशन, ये आपका क्या है? स्लोप है। मतलब स्लोप आपका क्या है? पॉजिटिव है। स्लोप आपका क्या है? पॉजिटिव है। R0 इंटू में अल्फा, और ये जो R0 आपको दिख रहा है ये आपका इंटरसेप्ट है ऑन वाई एक्सिस, ये भी पॉजिटिव है। तो ऐसा ग्राफ बनाओ, ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाओ जिसका स्लोप पॉजिटिव हो, और हमारे वाई एक्सिस को कहां पे काट रहा हो? R0 पे काट रहा हो। तो ग्राफ आपका ऐसा बनेगा। दिस इज द स्ट्रेट लाइन। बहुत अच्छे से देखें तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर t बराबर 0 डाल दो ना, अगर t बराबर 0 मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R0। मतलब t बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R0। मतलब ये आपकी कितनी है? R0। ये लंबाई पूरी कितनी है? R0। और ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा।
और ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा, हो सकता है ऐसे जाए, हो सकता है ऐसे जाए, दो ही पॉसिबिलिटी है। यहां से ये तो पता चल गया ना, t बराबर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये R0 यहां से स्टार्ट करेगा, R0 से ये पता चल गया, तो स्ट्रेट लाइन तो दिख रहा है, टेम्परेचर के पावर 1 और रेजिस्टेंस के पावर 1, तो बनेगा तो स्ट्रेट लाइन या तो ऐसे बनेगा या तो नीचे बनेगा। लेकिन बेटा अगर ऐसे बना दोगे तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ स्लोप पॉजिटिव रहना है, तो इसलिए ग्राफ तुम्हारी मजबूरी है ऐसे बनानी पड़ेगी। मतलब यही ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का जो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो यहाँ पे स्लोप जो आपको दिख रहा है, स्लोप ये थीटा, तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप को बोलेंगे हम tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, R0 इंटू में अल्फा। यही आपका क्या है, R0 इंटू में अल्फा है, ये स्लोप है ना। टाइम का मल्टीप्लिकेशन जो है, सॉरी टाइम कह रहा हूँ, टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो पूरा पूरा क्या कहलाता है, स्लोप कहलाता है। यहाँ पर देखो ना, एक्स का मल्टीप्लिकेशन स्लोप कहलाता है ना, तो टेम्परेचर किसके अलाउंग है, एक्स एक्सिस के अलाउंग है, तो R0 इंटू अल्फा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है टेम्परेचर का। अच्छा, ये बात तो हो गई। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस कितना है, R0, तो टेम्परेचर माइनस में भी हो सकता है, डिग्री सेंटीग्रेड वाला तो माइनस में टेम्परेचर हो सकता है ना। और अगर डिग्री सेंटीग्रेड वाला माइनस में टेम्परेचर हो सकता है, तो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने मटेरियल की स्टडी करने के लिए, मटेरियल की बिहेवियर को जानने के लिए टेम्परेचर को और नीचे लेके गए। टेम्परेचर को और नीचे लेके गए तो दिख रहा है आपसे, आपको ग्राफ से दिख रहा है कि टेम्परेचर अगर निगेटिव में करते चले जाओगे तो देख रहे हो, ग्राफ देख रहे हो, ग्राफ नीचे चलाएगा, नीचे चलाएगा, नीचे चलाएगा, नीचे चलाएगा, और एक पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर पे, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड निगेटिव टेम्परेचर पे ये क्या हो गया, एट पर्टिकुलर फिक्स्ड निगेटिव टेम्परेचर पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस आपका 0 हो गया। दिख रहा है ना आपको, रेजिस्टेंस 0 हो गया, मतलब इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल टेम्परेचर। साइंटिस्ट लोगों ने इसका नाम रखा क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर बेसिकली बोलते हैं। तो ये आपका क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया। अगर ग्राफ को नीचे लेके गए, टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे हो सकता है। और बहुत अच्छे से अगर तुम ध्यान दो तो नेगेटिव में तो और ले जा सकते हैं, और नेगेटिव ले जा सकते हैं, तो और अगर टेम्परेचर को गिराते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से और नीचे टेम्परेचर लेके जाते हैं, अगर और नीचे टेम्परेचर लेके जाएंगे तो ध्यान दो रेजिस्टेंस क्या हो गया, 0। रेजिस्टेंस क्या, 0 ही बना रहता है, मतलब इसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा। मतलब एक कॉन्सेप्ट यहां पे बन रहा है, एक कॉन्सेप्ट यहां पे बन रहा है क्या, कि मटेरियल जो है, मटेरियल का रेजिस्टेंस 0 हो सकता है, और ऐसा मटेरियल जिसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। मतलब कि ऐसा मटेरियल जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर, या अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के लेस देन, ऐसे लिखते हैं, इफ टेम्परेचर लेस देन क्रिटिकल टेम्परेचर और इक्वल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए, अगर उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टिंग नेचर का बोलेंगे। तो उसको हम बोलेंगे वो सुपर कंडक्टिंग नेचर का बिहेवियर दिखा रहा है, सुपर कंडक्टर। मतलब अगर टेम्परेचर तुम्हारा क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो, या फिर अगर क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे हो और रेजिस्टेंस तुम्हारा 0 हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस अगर 0 हो गया तो उसको बोलेंगे वो सुपर कंडक्टर मटेरियल, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है। लेकिन टेम्परेचर, तुम्हारा टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर पर है ना, किसी भी टेम्परेचर किसी भी टेम्परेचर ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी टेम्परेचर पर अगर रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 होता ही नहीं है, चाहे जितना टेम्परेचर कर लो रेजिस्टेंस 0 होता ही नहीं है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल कंडक्टर बोलेंगे। तो सुपर कंडक्टर का क्या मतलब हुआ, सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है, सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसका जो एक फिक्स टेम्परेचर पर अपना रेजिस्टेंस 0 दिखाता है, या उससे नीचे टेम्परेचर पर अपना रेजिस्टेंस क्या दिखाता है, 0 होता है। मतलब एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर शो करता है ये कौन, सुपर कंडक्टर। मतलब सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। लेकिन ध्यान दीजिए, सुपर कंडक्टर का रेजिस्टेंस 0 क्या होता है, 0 होता है
कब? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब कोई भी कंडक्टर ही सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कोई भी कंडक्टर ही सुपर कंडक्टर का बिहेव करता है, सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन कब? जब उसका टेम्परेचर एक फिक्स्ड हो, फिक्स्ड टेम्परेचर हो, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब निगेटिव में टेम्परेचर चल रहा है, देखो ध्यान से, निगेटिव टेम्परेचर पर ये क्या बताएगा? रेजिस्टेंस जीरो, और वो फिक्स्ड वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, कोई मटेरियल है ऐसा, तो अगर मैं एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो मरकरी, मरकरी Hg 269 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 269 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में 269, ऐसे लिख देता हूं यहां पर मैं। मरकरी कैसा मटेरियल है जो माइनस में 269 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। देख रहे हैं, -269 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर मैं केल्विन की बात करूं कि कौन से केल्विन टेम्परेचर पर, तो ये 4 केल्विन आएगा। अब रख के देखिए, T बराबर स्मॉल टी प्लस 273 डिग्री सेल्सियस, तो रखेंगे -269 प्लस में 273 रखेंगे तो 4 केल्विन आ जाएगा। तो 4 केल्विन याद रखना थोड़ा सा आसान है। तो आप बोल सकते हैं कि जो हमारा मरकरी होता है वो 4 केल्विन टेम्परेचर पर एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है। मतलब दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द, दिस इज द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द मरकरी एट विच इट बिहेव एज अ सुपर कंडक्टर। लेकिन इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो रेजिस्टेंस डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो उसको हम कंडक्टर ही बोलेंगे, तो उसी मरकरी को हम कंडक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर अगर -269 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया माइनस में, तो इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, और इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है। अगर और टेम्परेचर नीचे गिराएंगे, मतलब माइनस में 270 हो गया, माइनस में 271 हो गया, तब भी इसका रेजिस्टेंस 0 ही रहता है। ये क्या है? इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। ये इसका क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो यही मैं बात कर रहा था, सुपर कंडक्टर की तरह कोई मटेरियल कैसे बिहेव करता है और क्यों करता है और कितने टेम्परेचर पर करता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हर मटेरियल आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे भी। ये कोई जरूरी नहीं है हर मटेरियल आपका सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करे। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर माइनस में ले जाने पर सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव कर देते हैं, लेकिन कुछ कंडक्टर ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते हैं। जैसे अगला ग्राफ देखिए, अगला ग्राफ रजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का है, जो आपके एनसीईआरटी में बनाया गया है कॉपर के लिए। कॉपर आप जानते हैं अच्छा खासा कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो किसके लिए बनाया गया? कॉपर के लिए। ये ग्राफ बनाया गया कॉपर के लिए, टेम्परेचर कैपिटल टी और ये आपका क्या है? रेजिस्टिविटी के बीच में ग्राफ फॉर कॉपर, मतलब कंडक्टर के लिए बिहेव बताया जा रहा है ग्राफ। रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कंडक्टर के कॉपर के लिए बताया जा रहा है। और अगर हम बात करें अलॉय की रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर की, तो इसकी बातें करेंगे। अलॉय मतलब मान लेते हैं नाइक्रोम, नाइक्रोम के लिए ही बनाया गया है आपकी बुक में। और एक ग्राफ और आपकी बुक में बना हुआ है सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये ग्राफ कुछ इस टाइप का है। टेम्परेचर इन केल्विन यहाँ भी है, टेम्परेचर इन केल्विन यहाँ भी है, और ये रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस तरीके का है, नॉन लीनियर। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन लीनियर, और इसका ग्राफ जो होगा ऐसे होगा। लॉजिक देखो ना, नाइक्रोम क्या है? एक अलॉय है, और कॉपर एक कंडक्टर है। तो अलॉय और कंडक्टर का बिहेवियर सेम होता है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी दोनों की बढ़ती है, अलॉय की भी बढ़ती है और कॉपर की भी बढ़ती है। तो देखो यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ भी देखो बढ़ रहा है।
टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, लेकिन ग्राफ का नेचर अलग अलग है, वो भी समझा देते हैं कुछ देर में। ध्यान दो, ये सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ग्राफ बनाया गया है। तो सेमीकंडक्टर में आप जानते हैं अल्फा इसका निगेटिव होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टिविटी इसकी घट जाती है और रेजिस्टेंस भी घटती है। तो इसलिए ग्राफ देखो ध्यान से, ऐसे नीचे जा रहा है, एक्सपोनेंशियली है। तो ये बिहेवियर मिला, ये पहले आप दिमाग में रखिए। अब इन दोनों को अलग अलग करें। ध्यान दो, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ये केल्विन में टेम्परेचर चल रहा है, क्या केल्विन में कभी टेम्परेचर निगेटिव हो सकता है? तो आंसर है नहीं। 0 केल्विन को ही आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर डिफाइन करते हैं। 0 केल्विन से नीचे का टेम्परेचर कभी इस दुनिया में फाइंड नहीं किया गया, निकाला ही नहीं गया। 0 केल्विन से टेम्परेचर नीचे नहीं हो सकता। डिग्री सेंटीग्रेड में माइनस में हो सकता है टेम्परेचर, लेकिन केल्विन में माइनस में टेम्परेचर नहीं हो सकता। तो ध्यान दो, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया गया है, और अगर ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाया गया है तो देखो ना कि 0 केल्विन टेम्परेचर अगर मैं कर देता हूँ, 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, रो नॉट। 0 केल्विन टेम्परेचर पर भी इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, मान लेते हैं रो डैश। अगर इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी है, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब इसका रेजिस्टिविटी या फिर इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं हुआ। और अगर इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं हुआ, इसका मतलब ये कॉपर कभी भी सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इसलिए मैं बोल रहा था ना, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, सारे के सारे कंडक्टर ऐसे नहीं होते हैं जो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेंगे, है ना। कुछ कंडक्टर ऐसे होते हैं जिसका टेम्परेचर माइनस में ले जाने पर, डिग्री सेंटीग्रेड पे माइनस में टेम्परेचर ले जाने पर वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, जैसे कि मरकरी। और भी मटेरियल है, किताबों में दिया हुआ लिस्ट दिया हुआ है कि इसका क्रिटिकल टेम्परेचर इस मटेरियल का इतना है, इस मटेरियल का इतना है, इस मटेरियल का इतना है। लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट था, आपको मरकरी जानना था, आपको मरकरी जरूरी है जानना, इसलिए मैंने आपको मरकरी बताया। उसका टेम्परेचर भी आपको जानना जरूरी है, 4 केल्विन इन केल्विन टेम्परेचर और -269 डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन वाला याद रखो यार, केल्विन वाला याद रखो। आप उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में बदल लेना आराम से, अगर रिलेशन बदलना आता होगा तो। केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन। अच्छा, तो इसका मतलब ये बात तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि 0 केल्विन टेम्परेचर अगर हम ले जाते हैं टेम्परेचर को, कॉपर को अगर 0 केल्विन टेम्परेचर पर ले जाते हैं, फिर भी उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी बचती है। ये आपको ग्राफ से दिख रहा है। ये इसका मतलब ये सुपर कंडक्टर तरह तो बिहेव नहीं करता, एक बात। और दूसरी बात, ये नॉन लीनियर बिहेवियर शो करता है। और यहाँ पे नाइक्रोम वायर है, ये भी T बराबर 0 केल्विन रखा, फिर भी इसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टिविटी बची। इसका मतलब नाइक्रोम भी सुपर कंडक्टर तरह बिहेव नहीं करता है भाई, अलॉय है भाई, वो अलॉय है ना। तो ये बात, अब सोचो कि किसका स्लोप बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ाने पे किसका स्लोप बढ़ रहा है? डी रो बाई डी टी किसका ज्यादा है? अगर मैं पूछूं स्लोप किसका ज्यादा है, तो डी रो बाई डी टी, यही तो आपका क्या है, स्लोप है ना, यही आपका क्या है, स्लोप है। तो डी रो बाई डी टी आपका किसका ज्यादा है, किसका बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ? तो बढ़ रहा है आपका किसका, कंडक्टर का। कंडक्टर का डी रो बाई डी टी इज ग्रेटर देन डी रो बाई डी टी ऑफ अलॉय। मतलब रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी, द रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन रेट चेंज ऑफ अलॉय। रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मतलब अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है, जो जिस रेट से वो चेंज हो रहा है, उससे ज्यादा ये है कंडक्टर का। मतलब जिस रेट से कंडक्टर का रेजिस्टिविटी चेंज होता है, वो ज्यादा है किससे, इसके रेट चेंज से। क्योंकि ये तो कांस्टेंट, देखो स्लोप कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, लेकिन इसका जो चेंज होने का रेट है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। देखो ना, स्लोप बढ़ रहा है, इसका स्लोप बढ़ रहा है। तो ये बिहेवियर देखा गया किसमें, कंडक्टर और अलॉय में देखा गया कि अलॉय मतलब नाइक्रोम में तो ऐसा था कि उसका रेट चेंज, मतलब जिस रेट से चेंज हो रहा था टेम्परेचर के साथ उसकी रेजिस्टिविटी, वो तो कांस्टेंट था। लेकिन कंडक्टर में मतलब कॉपर में जो रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी होता है, मतलब पहले 1 केल्विन में जितना रेजिस्टिविटी बढ़ा, दूसरे केल्विन में ज़्यादा बढ़ गया। तो इसका मतलब रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है। तीसरे केल्विन में और ज़्यादा तेजी से रेजिस्टिविटी बढ़ गया, चौथे केल्विन में और ज़्यादा रेजिस्टिविटी तेजी से बढ़ गया। इसका मतलब इसमें जो रेट चेंज ज़्यादा है, इसमें रेट चेंज कम है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बढ़ता है।
समझ गए बात। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसकी रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी और इसकी जो रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी है उन दोनों में रिलेशन क्या है, ये है इसका स्लोप ज़्यादा था, मतलब इसका रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ज़्यादा है इन रेदर देन रेट चेंज ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय। ठीक है, तो ये सारी ग्राफ बनाई गई है आपके एनसीईआरटी वाले बुक में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी ये भी पता चली कि ग्राफ ये जो आपको लीनियर दिख रहा है, आप रेजिस्टेंस की तरफ पीछे मत बढ़ाइएगा, क्योंकि केल्विन में निगेटिव टेम्परेचर नहीं होता है, ये इंड टेम्परेचर है आपका, ये फाइनल टेम्परेचर है। सबसे छोटा छोटा टेम्परेचर केल्विन में 0 ही होता है, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं होता है। डिग्री सेंटीग्रेड में निगेटिव हो सकता है, केल्विन में निगेटिव नहीं हो सकता, मतलब ग्राफ नीचे कभी नहीं जाएगा इसमें। लेकिन रेजिस्टेंस और टेम्परेचर, वो भी टेम्परेचर कौन सा, वो भी टेम्परेचर आप बनाओगे डिग्री सेंटीग्रेड में, तब नीचे की तरफ पीछे की तरफ जाएगा, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में निगेटिव होता है। आई होप समझ में आया होगा ये सारी ग्राफ्स और इसके इंपॉर्टेंट बातें, है ना। तो अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे सर्किट एनालिसिस के साथ। तो अगले लेक्चर में हम सर्किट एनालिसिस मतलब करंट निकालना सीखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालना सीखेंगे। तब तक लिए पढ़ते रहिए आप। थैंक यू वेरी मच।